नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े हुई सवाल ही भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपको मदद करेंगे, आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से, वीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से। अब दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत आज शो की करते हैं चांदी के साथ, क्योंकि चांदी में अच्छी तेजी दिख रही है। करीब 700 रुपए की मजबूती यहां पर दिख रही है। 91,700 के पार चांदी निकल चुकी है। एमसीएक्स पे करीब करीब 1% की तेजी है। थोड़ा प्रीमियम एमसीएक्स पर इसलिए भी मिल रहा है कि घरेलू बाजार में रुपया भी कमजोर था। गोल्ड भी अच्छी तेजी दिखा रहा है। चांदी में क्या हो रहा है वीरेंद्र सर, बताइए। चांदी की चाल यहां से कैसी दिख रही है आपको, और आगे कितनी तेजी की संभावना है? इंट्राडे के लिए भी बताइए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी बताइए कि उन्हें क्या करना चाहिए चांदी में। इंट्राडे के हिसाब से 91,000 या 90,900 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। टारगेट ऊपर में हम 91,700, 91,900 तक का रख सकते हैं। कल नॉन फार्म पेरोल है, ये थोड़ा अहम डेटा रहेगा, बट चाइना से फिर एक स्टिमुलस की उम्मीद है। तो जितनी भी रिस्क ऑन कमोडिटी है उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो ये आपकी तरफ से राय आई है चांदी को लेकर। अनिंद बैनर्जी जी, आपको क्या लग रहा है कि आप क्या सेंस कर रहे हैं, कैसे इस मार्केट को रीड कर रहे हैं? ये तेजी टिकाऊ है, और अगर टिकाऊ है तो कहां तक जा सकती है चांदी? हाँ, नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, ये जो जनरली गोल्ड सिल्वर को हम लोग ऐसे जानते हैं कि जब डॉलर और यूएस का इंटरेस्ट रेट, मतलब यील्ड्स जो हम लोग बोलते हैं, जब वो स्ट्रेंथन होता है, मतलब ऊपर जाता है, तो गोल्ड सिल्वर में एक गिरावट होना चाहिए। उसके इन स्पाइट ऑफ दैट कि लास्ट एक महीना में जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में तेजी आया है और यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गया है, गोल्ड और सिल्वर कंसोलिडेट कर रहा है। और वो एक बहुत ही एक बुलिश साइन है क्या, क्योंकि जब कंडीशंस वीक हो उस टाइम अगर कोई मार्केट कंसोलिडेट करे, जब कंडीशंस फेवरेबल होंगे इन द कमिंग टाइम्स, डॉलर इंडेक्स का पीक या यूएस यील्ड्स का पीक, तब इसमें एक बड़ा तेजी बन सकता है। ये एक पोजिशनल पिक्चर है जो मार्केट एक्शन इसमें बता रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स काफी हद तक मतलब ये गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से उस हिसाब से सेलिंग या ये गोल्ड में आ नहीं पा रहा है। तो सिल्वर में भी बेस मेटल स्ट्रांग है, तो गोल्ड का एक इम्पैक्ट है और बेस मेटल्स का एक इम्पैक्ट है। एक डबल इंजन इम्पैक्ट के हिसाब से सिल्वर में आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। तो हम लोग के हिसाब से आने वाले दिनों में सिल्वर थोड़ा सा और आउट परफॉर्म कर सकता है। तो 93,000 तक भी सिल्वर जा सकता है। 93,000 से 93,500। वीरेन जी से सहमत हूं कि 91,000 के नीचे ही एक बेटर एंट्री बनता है, और सिल्वर में ये पुल बैक्स क्वाइट कॉमन है। और क्योंकि स्टॉप लॉस आपका 90,000 पोजिशनली होना चाहिए, 90,000 के ऊपर जब तक चांदी है तब तक ये पोजिशनली स्ट्रांग है। चलिए, अब आपको गोल्ड सिल्वर पे ये राय तो दो एक्सपर्ट्स की मिल गई है, लेकिन मेटल फोकस की रिपोर्ट जानते हैं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। क्या टेक अवे है ये बताने के लिए मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बरोज सर है हमारे साथ। हर्षल जी, बताइए, वो जो नई रिपोर्ट है आपकी गोल्ड और सिल्वर पर, बताइए उससे क्या कुछ निकल कर आ रहा है। सबसे पहले गोल्ड से शुरुआत करते हैं। बताइए, क्या 5 बड़ी बातें बताइए उस रिपोर्ट की। जी जी, शुक्रिया विश्वमोहन मुझे इनवाइट करने के लिए। तो गोल्ड से स्टार्ट करते हुए आई थिंक हमारा जो व्यू पिछले साल से कंटिन्यू है कि हम अभी भी गोल्ड में तेजी देखते हैं, एटलीस्ट पहले 6 महीने के लिए 2025 में। तो ये पॉसिबिलिटी के $3,000 गोल्ड टच कर सकता है, वो अभी भी हमारे हिसाब से अभी भी वो अलाइव है वो पॉसिबिलिटी। इसके कारण 2 से 3 बड़े कारण हैं। एक तो जो एक अनसर्टेनिटी है ग्लोबली, टैरिफ्स को लेके, जियो पॉलिटिक्स को लेके, नए एडमिनिस्ट्रेशन के टैरिफ्स को लेके। तो कहीं ना कहीं यूएस की जो फिजिकल सिचुएशन है फिलहाल, इसके चलते हुए अगर एडिशनल टैक्स कट भी वहाँ पे आते हैं
तो यूएस बॉन्ड मार्केट टिपिकली कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि ऑलरेडी यील्ड यूएस में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो आई थिंक ये सब के चलते गोल्ड में हमें बहुत ज्यादा हमने एक देखा है कि स्ट्रेंथ देखी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स इतना रैली कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहा है गोल्ड प्राइसेस में। हमें लगता है कि जो फेड की रेट कट स्टोरी है, भले कि मार्केट में अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है रेट कट को लेके वो काफी रिवाइज लोअर हो गई है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप सितंबर में बात करें तो 2025 में मार्केट 5 से 6 रेट कट 2025 में मार्केट देख रही थी। अभी अगर आप लेटेस्ट डेटा देखें तो सिर्फ दो रेट कट की जो है वो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में। तो इसके बावजूद गोल्ड में जो स्ट्रेंथ है ये हमें कॉन्फिडेंस देती है कि अभी भी गोल्ड में एक रन अप बाकी है। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में जब थोड़ा सेंटिमेंट स्टेबलाइज हो जाएगा, जब हमें कुछ और ज्यादा इंडिकेशन मिल जाएंगे, तब हमें लगता है कि प्राइस थोड़ी कूल डाउन कर सकते हैं। तो वापस वो 2400 के लेवल तक हमें देखने मिल सकता है प्राइस। तो और घरेलू बाजार में अगर उसे हम कन्वर्ट करें, करेंसी के फैक्टर को हम कांस्टेंट भी मान ले, तो क्या लग रहा है अगर $3000 अगर आपका टारगेट है कॉमेक्स गोल्ड का, तो घरेलू बाजार में कितना कन्वर्ट होगा वो सर? सो आई थिंक वो एनीवेयर बिटवीन 81-82,000 तक के लेवल्स डोमेस्टिक मार्केट में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ रफली तो ये बनते हैं। 82,000 तक आपको दिख सकता है। चांदी में बताइए सर, चांदी में क्या हो रहा है? एक तो सप्लाई डेफिसिट की भी बात भी उस रिपोर्ट में थी, इंडस्ट्रियल डिमांड की, क्या कुछ उतना फैक्टर इन होगा इस नए साल में, और भाव को कहां तक वो सारे फैक्टर्स लेकर जाएंगे? तो चांदी में जैसे कि आपने कहा कि पिछले 4 साल से हम जो है मार्केट में एक डेफिसिट देख रहे हैं, जहाँ पे डिमांड जो है सप्लाई से ज्यादा है। लेकिन एक जो बड़ा फैक्टर है वो चांदी में एक सस्टेन तेजी नहीं आ पा रही। उसका कारण है कि उसके जो अबाव ग्राउंड स्टॉक्स है ग्लोबली वो अभी भी इनफ है ये डेफिसिट को पूरा करने के लिए। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि अभी भी चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी हमें स्ट्रांग लग रही है। और दूसरी जो बात है कि गोल्ड को जो फैक्टर्स ड्राइव करेंगे वो सिल्वर को भी कहीं ना कहीं ड्राइव करेंगे। तो हमें ब्रॉडली अभी भी लगता है कि चांदी $35 तक फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में अचीव कर सकती है, जो इंडियन मार्केट में रफली 1 लाख और उसके ऊपर 1,05,000 के आसपास तक ट्रांसलेट कर दिया अगर मैं टॉप ऑफ द माइंड अगर कैलकुलेट करूँ तो हम चांदी में भी तेजी अभी भी बरकरार है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली क्योंकि चाइना को लेके कंसर्न है, ब्रॉडर इंडस्ट्रियल मेटल्स कॉम्प्लेक्स को लेके कंसर्न है, तो ये हो सकता है कि कुछ पीरियड तक वो गोल्ड को अंडर परफॉर्म करे। बट ओवरऑल हमें अभी भी हम चांदी में जो है बुलिश व्यू अभी भी बरकरार है हमारा। बुलिश आपके व्यू जरूर बरकरार है, लेकिन एक चीज लोग एंट्री पॉइंट जानना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने कुछ नीचे कहां तक भाव आ सकता है इसको लेकर भी आप लोगों ने कुछ कैलकुलेशन किए हैं, कुछ डेटा वगैरह निकाले हैं? हमें लगता है कि ये जो लेवल्स है गोल्ड ने जो फिलहाल जो लेवल सस्टेन किए, आई थिंक यहाँ से कोई भी ड्रॉप इमीडिएटली आता है तो आई थिंक फिलहाल लेवल्स अच्छे ही एक्यूमुलेट करने के लिए 2400-2500 लेवल्स जो है हमें ब्रीच होते हुए इस साल में नहीं लगते। तो अगर कोई भी वैसी बड़ी डिप आती है नेक्स्ट एक से 2 महीने में, तो आई थिंक वो अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। सिमिलरली सिल्वर में भी हमने देखा है कि काफी वॉलेटाइल रहा है, बट ओवरऑल जो $28 के आसपास के जो लेवल्स है वहाँ पे यूजुअली काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमने सिल्वर में देखा है। तो आई थिंक ये ब्रॉडली एंट्री पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने चाहिए। तो आपको जहां भी अगले 1-2 महीने में नीचे की तरफ का भाव मिले तो आप लॉन्ग टर्म के लिए वहां पर खरीदारी कर सकते हैं, ये सलाह है। और धीरे धीरे खरीदारी करेंट भाव से भी आप धीरे धीरे कर सकते हैं। शुक्रिया हर्षल जी, आपने वक्त निकाला, अपनी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर की और दर्शकों को बताया कि आगे क्या कुछ सोने चांदी पर होने वाला। ये ट्रेडिंग व्यू नहीं था, आपके लिए थोड़ा लंबा नज़रिया था, आगे आपको क्या करना है, कहाँ तक टारगेट जा सकते हैं, इसको लेकर मेटल फोकस की रिपोर्ट थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कई सारे दर्शक हैं जिनके सवाल हमारे पास मौजूद हैं। पहले दर्शक हमारे साथ गोपाल हैं दिल्ली से। इन्होंने 77,750 रुपए पर सोने को खरीद रखा है। बीरेन जी, अभी काफ़ी फायदा इनको हो रहा है, बने रहना चाहिए क्या? 400 इनके खरीद भाव से ऊपर है सोना। फिलहाल बने रहना चाहिए। चाइना के युआन की जो कमजोरी है और वहाँ के बॉन्ड यील्ड काफी टूट चुके हैं, 1.7 हो गए हैं, तो चाइनीज निवेशक वापस बुलियन में आए हैं और खास करके गोल्ड में वो ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। बने रहना चाहिए, तो इनके पास जो मुनाफा आया है इसको लॉक कर ले, इसके लिए कोई एसएल बता दीजिए। 77,750 इनकी बाइंग लेवल है।
न्यू ईयर हॉलीडे भी आ रहा है, वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ट्रम्प साहब भी चार्ज ले रहे हैं, वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। बट एसएल के हिसाब से मैं कहूँ तो 77,200 का एसएल होना चाहिए। अपसाइड में भी मैं बता दूँ तो 78,400, 78,800 तक की गुंजाइश 2 से 5 दिन के व्यू के हिसाब से है। दिनों के व्यू के हिसाब से ट्रेडिंग डे है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ विनोद कुमार हैं दिल्ली से। क्रूड पर इनका सवाल है। इन्होंने 6,350 का कॉल ऑप्शन लिया है 76 के लेवल पे। क्या करना चाहिए आनंद जी? कच्चे तेल में 6,350 के स्ट्राइक की कॉल है इनके पास। हाँ, अभी देखिए ये 78 रुपीज के आसपास है, तो स्लाइटली इन द मनी है। तो अभी भी अप ट्रेंड है ऑयल प्राइसेस में, क्योंकि 6250 का जब तक लेवल प्रोटेक्टेड है तब तक इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का चांसेस कम है। तो क्योंकि मोमेंटम अप है, ट्रेंड अप है, तो आप एक 50 का 50 रुपीज ऑन द प्रीमियम एक एसएल लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो ऊपर अगर 100 के आसपास जाए तो एक बार आप उसमें ये प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। तो ये व्यू आपके लिए आ गया है। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, रेगुलर कॉलर है। कॉपर में आगे क्या रहेगा पूछना चाह रहे हैं। वीरेंद्र सर, कॉपर में आगे क्या रहेगा, क्या सलाह है इनके लिए? एक हिसाब से इसको सर्कुलर कमोडिटी कहेंगे, जो निरंतर 810, 840, 50 के बीच घूमती रही है। टेम्पररी 820 के आसपास बाय करना चाहिए, 815 का स्टॉप लॉस, और 827, 28 का लक्ष्य रख सकते हैं। ओके, आप बताइए अनिंद बैनर्जी जी, आपका व्यू क्या है कॉपर को लेकर? कृष को बता दीजिए। हाँ, कॉपर में जो ये चाइनीज और एलएमई इन्वेंट्रीज में जो डिक्लाइन हुआ है, उसके कारण कॉपर में एक तेजी और काफी अच्छा 800 रुपए के नीचे कंसोलिडेशन हुआ है एक दो महीने के लिए। तो वीरेंद्र जी से मैं सहमत हूँ। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रहेगा, 810 के नीचे, क्योंकि 800 से 810 के बीच ये काफी टाइम स्पेंड किया है, तो उसके नीचे जाना नहीं चाहिए। तो अगर उनका पोजिशनल आउटलुक है तो 810 के नीचे स्टॉप लॉस वो लगा सकते हैं, और ऑन डिप्स में बाइंग करें, क्योंकि इसमें डिप्स आएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स है। तो इसके कारण बीच बीच में डिप्स आते रहेंगे, तो उसका अपॉर्चुनिटी वो ले सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ हैं जमील भाटी हैं। क्रूड पर और नेचुरल गैस पर, दोनों पर राय चाह रहे हैं। वीरेंद्र सर, दोनों पर आपकी राय क्या है? कच्चे तेल पर, नेचुरल गैस पर क्या करना चाहिए इनको? क्रूड में मैं हल्का सा बेरिश हूँ फंडामेंटल के हिसाब से। 6400 के आसपास में शॉर्ट साइड प्रेफर करूंगा। 6580 स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड में ऑब्जेक्टिव मेरा 6050, 6120 के आसपास रहेगा, और 10 से 12 दिन की ये अवधि, यानी ये पोजिशनल कॉल है। ओके, तो ये व्यू आ गया है आपके लिए। चलिए, क्रूड पर आपने दे दिया, नेचुरल गैस पे राय ले लेते हैं अनिंद बैनर्जी जी का। एक और सवाल है राजकुमार जी का, गुवाहाटी से इन्होंने सवाल भेजा है कि नेचुरल गैस का आउटलुक क्या है, आगे कैसा दिख रहा है। लेकिन आज के सत्र में अनिंद बैनर्जी जी 2.25% की गिरावट है, 307 रुपए के आसपास है। क्या लग रहा है आगे का आउटलुक, बताइए। देखिए, जो विंटर मंथ्स है वो तो ऑलरेडी हम लोग है उसमें, और इस मंथ जनरली इस टाइम में नेचुरल गैस में एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। बट एक चीज जो हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया, कि काफी बड़ा 100 रुपीज का एक रन हुआ था लास्ट मंथ इन दिसंबर। तो अभी 280 के ऊपर जब तक फ्रंट मंथ जो एमसीएक्स में है वो ऊपर है, तब तक ये अप ट्रेंड ही है, क्योंकि ये कमोडिटी में जो स्ट्रक्चर है वो काफी जल्दी चेंज होता है। इसमें स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। तो बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है जब तक 280 का लेवल इस प्रोटेक्टेड। उसके नीचे जाता है तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए लॉन्ग्स को। और ऊपर में आपका 330 और 350 का रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से आ गई है। अनिल हैं, अनिल जानना चाह रहे कि चांदी क्या नीचे आएगी, और आएगी तो कहां तक नीचे आ सकती है? वीरेंद्र सर, क्या सलाह देंगे अनिल जी को?
कॉपर की तुलना में इसकी सर्कुलरिटी काफ़ी ज़्यादा है। पिछले लंबे समय से हम इसको बार बार 86 95 के बीच लॉक होती हुई देखते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये नए साल में भी ये दोनों लेवल आते रहेंगे। इसका रुझान प्योर साइडवेज है, इस चीज़ को एक हिसाब से ट्रेंडलेस मार्केट कहते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ प्रकाश मेहता हैं उदयपुर से कि चांदी में किस भाव पर एंट्री करनी चाहिए। अनिंद बैनर्जी जी, किस भाव पे चांदी में एंट्री करनी चाहिए इनको? देखिए ये 90,000 और 91,000 ये जो एक ब्रॉड रेंज है, अगर कोई पोजिशनल इन्वेस्टर है तो वो अच्छा रेंज है एंट्री करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिंग एक्शन कर रहा है और ये अपॉर्चुनिटी देता रहेगा। ऐसे नहीं कि अभी 91,800 के आसपास है तो यहाँ से ये इमीडिएटली भाग जाए, क्योंकि मैं बोला कि जो बैकड्रॉप है वो एक तरफ से नेगेटिव है बट उसको इग्नोर कर रहा है ये मार्केट, बट उसके वजह से बीच बीच में पुल बैक्स आता रहेगा। तो 91,000 के नीचे आए तो बेटर अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस लगाना है पोजिशनली तो 90,000 के नीचे लगाना चाहिए। ओके, अगले दर्शक हैं समीर हैं बुलंदशहर से। अनिंद बैनर्जी जी, आपसे ही सवाल होगा। नेचुरल गैस और चांदी, इन दोनों में ऑप्शंस की रणनीति पूछ रहे हैं, साथ ही फ्यूचर्स में भी बता दीजिए। दोनों फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों की कॉल बताइएगा, एनजी की और चांदी की, समीर जी के लिए। हाँ, देखिए अभी नेचुरल गैस में प्राइस करीब 308 के पास है, तो क्योंकि अभी भी ट्रेंड ऊपर है तो 310 का तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कॉल स्प्रेड, क्योंकि रनअवे तेजी नहीं है। जो मैंने कुछ देर पहले बताया कि ये कंसोलिडेशन इसमें चल रहा है, तो 310 का कॉल लॉन्ग और 320 का कॉल शॉर्ट। तो एक छोटा सा रेंज रहेगा, क्योंकि 325 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस है और वो स्टॉप लॉस लगा के कॉल स्प्रेड कर सकते हैं इसमें। अभी चांदी का जो है कि आपका ऑप्शन से आपको अगर ट्रेड करना है तो आपके पास एक बैंडविड्थ बनता है, तो उसमें आप 92,000 का जो कॉल है उसको आप अब खरीद सकते हो। थोड़ा सा आउट ऑफ मनी अगर करना है तो 93,000 का भी आप कर सकते हो। तो उसमें किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल व्यू तेजी का है, तो ऑप्शन एक सही इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिनका रिस्क एपेटाइट कम है। अगले दर्शक हमारे साथ वी जैन है इंदौर से। 4 लॉट सिल्वर माइक्रो इन्होंने शॉर्ट किया है 91,600 के भाव पर, उसी भाव के आसपास अभी करंट मार्केट प्राइस भी है। वीरेंद्र सर, क्या करना चाहिए इनको? बने रहना चाहिए शॉर्ट पोजीशन में या निकल जाए? अभी कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, वो उनके प्राइस के आसपास ही है। फिलहाल मोमेंटम इसका अपसाइड है, तो और एट द कॉस्ट है तो निकल जाना बेटर रहेगा। ओके, अगले दर्शक है अमित है नासिक से। क्रूड का इन्होंने 6,350 का स्ट्राइक का कॉल खरीदा है, क्या करना चाहिए? बने रहें इस कॉल के साथ? हालांकि ये जवाब आपने दिया था, एक और दर्शक का सेम स्ट्राइक की कॉल थी इनके पास। अनिंद जी, क्या करें? देखिए 50 रुपए का ऑन प्रीमियम, उसके नीचे स्टॉप लगा के होल्ड कर सकता है, तो 100 के ऊपर जाए तो प्रॉफिट टेकिंग कर लो। ओके, 100 के ऊपर जाए तो आप यहाँ पे निकले। 75 70 80 के बीच में ये घूम रहा है। हर्ष है जयपुर से। नेचुरल गैस में क्या करें, इनका सवाल है। वीरेंद्र सर, आप बताइए नेचुरल गैस में इनको क्या करना चाहिए हर्ष को? ये प्योर एंड प्योर वॉर कमोडिटी है, बट इसमें रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। करंट सेटअप देखते हुए मैं बुल स्प्रेड प्रेफर करूंगा। ओके, वीरेंद्र सर, आपके कोई फॉलोअर है लकी जैन है गुजरात से। सिल्वर 3 लॉट पोजिशनल एंट्री लेनी है, पोजिशनल ट्रेड करना है, कहां पर एंट्री ले चांदी में? थोड़ी वेट करनी चाहिए। मैं प्रोबेबली सेटअप के हिसाब से एक बार ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन यानी ट्रम्प साहब आ जाते हैं तो कहीं डिप्स मिले तो मैं प्रेफर करूंगा। उनका लंबी पोजीशन के लिए उनका एंट्री का मन है, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये मिड कैप मार्च में बॉटम आउट हो जाएगी और सेकंड हाफ में इसमें अच्छा सा रनअप देखने को मिलेगा। चलिए, तो आपके लिए सलाह है कि कहां पर आपको एंट्री करनी है पोजिशनल नजरिए से चांदी में। अगले सवाल का जवाब दे उससे पहले गेहूं को लेकर एक खबर आ रही है, वो लेना ज़रूरी है और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र वोरा हैं, ट्रेडर हैं एपीएमसी वाशी से। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला
सर गेहूं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की मंडियों में 3250 से 3300 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव हो चुके हैं। क्या हो रहा है? कहा जा रहा है कि सप्लाई की दिक्कतें हैं, मिलों के पास पर्याप्त माल नहीं आ रहा है, वो अपनी क्षमता के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं। आगे को लेकर भी चिंता है कि कहीं तापमान बढ़े, फिर से यील्ड को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। क्या हो रहा है सर गेहूं में? गेहूं में ये आपके माध्यम से हम लोग ने सरकार को दोनों बार बोला था कि ये बार 10, 20, 50 लाख टन इंपोर्ट करके मिलरों को दिया जाए। अभी परिस्थिति ये हो गई कि अभी हम अगर इंपोर्ट करते हैं तो बराबर गेहूं की सीजन के टाइम में आएगा तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, ऐसा हमको दिख रहा है। इसलिए सरकार ये डिसीजन अभी मैंने को नहीं लगता है कि ये इंपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट के पास जो ओरिजिनल फिगर्स प्रोडक्शन के थे वो किधर से आए वो किसी को पता नहीं है। वो प्रोडक्शन के जो फिगर है वो लगभग फेल्योर है। गवर्नमेंट की जो ओपन सेल की जो पॉलिसी थी वो काफी लेट चालू हुई, वो भी गलत था। उसके बाद में जो उसने क्वांटिटी कम थी वो भी पॉलिसी के हिसाब से गलत था। तो अभी जो फ्लोर मिल है या चक्की आटे के यूनिट है या ग्रेडिंग जो साल भर चलाते हैं गेहूं खाने का, जो अच्छा गेहूं खाने का है, वो किसी के पास कोई लंबा माल नहीं है। अभी महीना 1.5 महीना ऐसे ही मतलब जो स्टॉर्टेज है उसमें निकलेगा ऐसा दिख रहा है। अभी महीना 1.5 महीना नहीं, नया गेहूं आएगा, उसके बाद में कोई मार्केट या डोमेस्टिक हमारा कोई कम होगा तो पता नहीं। अभी उसमें भी आप जो बोल रहे हैं कि अगर मौसम अभी तक साथ दे रहा है हमको, लेकिन कोई ज्यादा एक साथ में जो 3 साल पहले हुआ था ऐसा ठंडी से सीधा गर्मी चालू हो गया या ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया या यील्ड या उतारा कोई कम हो गया तो कुछ पता नहीं है। लेकिन गेहूं की बाजार अभी जो अगर बोले तो भगवान भरोसे है। सरकार के हाथ में भी अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा स्टॉक है ताकि वो बाजार में अगर रखेगा तो उससे कोई मार्केट कम होगी। क्यों बोले तो गवर्नमेंट ने 80 करोड़ लोगों को जो गेहूं और चावल फ्री में देने की जो बात दोहराई गई थी उसमें उसने बाजार में माल बहुत चला गया। तो जो गवर्नमेंट के पास बफर्स में भी जो माल चाहिए थे वो ओपन सेल में देने के लिए वो उनके पास शायद ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए थोड़ा रोक रोक के बाजार बेच रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बाजार अभी सरकार के कंट्रोल में नहीं है और अभी मार्केट कोई कम महीना 1.5 महीना होगा ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। और सरकार की एक बात हमको कहां तक जा सकते हैं सर? रिकॉर्ड के पास ऑलरेडी भाव पहुंच चुके हैं, क्या लग रहा है और कितनी तेजी गेहूं में दिख रही है देवेंद्र जी? वो ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएंगे, ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएंगे। गेहूं हमको मंगाना था वो नहीं मंगाया, उसके बजाय जो दाल और पल्सेस नहीं मंगाना चाहिए था वो इधर पोर्ट में माल रखने की जगह नहीं है, इतना माल आ गया। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में हम ऐसा बोलते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेडरों की राय ली जाए। आपको क्या लग रहा है देवेंद्र जी? मेरा एक सवाल ये है, आपको क्या लग रहा है इस बार फिर से जो सरकार के नंबर उत्पादन के जो अनुमान है उससे काफी कम उत्पादन होने वाले हैं गेहूं की? नहीं, अभी तक बिजाई की परिस्थिति काफी ठीक है और गुजरात का बहुत सारा एरिया बढ़ा हुआ है, महाराष्ट्र का बहुत सारा एरिया बढ़ा हुआ है और एमपी में भी बहुत सारा बढ़ा हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले आप जो कहना चाह रहे हैं मैंने नोट कर लिया। वीरेंद्र सर आप बताइए गेहूं को लेकर आपकी एनालिसिस क्या है सर? इसमें फिलहाल तो क्या माल का प्रॉब्लम माल ही सॉल्व कर सकता है और फिलहाल काफी टाइटनेस है, तो यहाँ से और भी अपसाइड ठीक ठाक अपसाइड यहाँ से दिख रही है मुझे। कितनी सर वीरेंद्र सर? मेरे हिसाब से टेक्निकली मैं अगर इलियट वेव के हिसाब से जो चार्ट देखता हूँ वो कुछ 35-50 एक्स दिल्ली के हिसाब से बता रहा है। ओके, यानी यहाँ से और भी काफी तेजी की संभावना यहाँ पे बन रही है। वापस से गेहूं की महंगाई एक बार चिंताजनक बात है और सिर्फ कमोडिटी के ही लिए नहीं, आरबीआई के लिहाज से भी ये चिंताजनक बात है। अगली पॉलिसी में जरूर इसका असर जरूर दिखेगा। जैसे जैसे महंगाई पर इसका असर होगा उनके फैसले पर भी असर दिखेगा, क्योंकि बाजार को उम्मीद है कि आगे कहीं ब्याज दर में कटौती हो, क्योंकि ग्रोथ के नंबर यहाँ पर कम हो रहे हैं। शुक्रिया वीरेंद्र सर आपका, अनिल बैनर्जी जी आपका, और साथ ही देवेंद्र वोरा जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। कमोडिटी फटाफट को यही समेटेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें चलती रहेंगी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। जल्द लौटते हैं।